हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर जो 7 पढ़ रहे थे उसमें प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। ठीक है, दर्पण प्रकाश का परिवर्तन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। किसके बारे में? तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए परावर्तन में क्या हो रहा था कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा था तो उसकी सतह से ही वह टकराकर पुनः अपने माध्यम में आ जा रहा था, तो वह प्रकाश का परावर्तन कहला रहा था। लेकिन क्या होता है अपवर्तन में कि जैसे मान लीजिए माध्यम 1 है, ठीक है, यानी ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। तो क्या होता है कि जब प्रकाश, ठीक है, किसी एक माध्यम से जाकर, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। क्या होता है? कुछ विचलित हो जाता है। और यही विचलन की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? अपवर्तन। क्या कहलाती है? अपवर्तन। तो बताएंगे आप प्रकाश का अपवर्तन। कोई पूछे तो आपसे कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो जो उनके पृथकारी तल होते हैं, यानी जहाँ पे दोनों माध्यमों का मेल होता है, वहाँ से जब वह दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। मतलब ये जो प्रकाश किरण थी इसको जाना चाहिए ऐसे, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन इसकी दिशा बदल गई, चेंज हो गई। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अपवर्तन। बात समझ में आई है? अपवर्तन में कुछ कंडीशन होती है कि इसमें जो माध्यम, दो माध्यम है, इसमें से कोई माध्यम सघन होता है तो एक माध्यम विरल होता है। ठीक है, यानी एक सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम होता है। तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, या जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा। तो देखिए क्या होता है। देखिए जब प्रकाश सघन माध्यम से, ठीक है, सघन माध्यम से कहां जाता है? विरल माध्यम में। ये माध्यम 1 है आपका, ये माध्यम 2 है। ठीक है, ये जो माध्यम 1 है कैसा है? सघन है, और माध्यम 2 क्या है? विरल है। समझ लेते हैं पहले कि सघन क्या होता है और विरल क्या होता है। तो सघन होता है, इसका मतलब होता है अधिक अपेक्षिक घनत्व, अधिक अपेक्षिक घनत्व वाला क्षेत्र। ठीक है, यानी अधिक अपेक्षिक घनत्व वाला क्षेत्र को हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। जैसे समझिए आप, लोगों की काफी भीड़ है, क्या है? काफी लोगों की भीड़ है तो उसे हम लोग बोलेंगे सघन। ठीक है, और वहीं पे बहुत कम लोग हैं तो उसे बोलेंगे क्या? विरल। ठीक है, तो सघन का मतलब समझिए घना। क्या? घना, अर्थात अधिक सापेक्षिक घनत्व वाला क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं सघन। और इसी का अपोजिट क्या? कम अपेक्षिक घनत्व वाला क्षेत्र। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विरल माध्यम। बात समझ में आई है? सघन और विरल क्या होता है? सघन मतलब घना समझिए और विरल मतलब थोड़ा दूर दूर समझिए। ठीक है, जैसे ठोस के जो कण होते हैं एकदम सघन होते हैं, कहेंगे आप एकदम सघन होते हैं, पास पास होते हैं, और वहीं द्रव के जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, यानी विरल होते हैं। ऐसी समझ में आया? तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, जब दो कंडीशन होगी, एक तो सघन से विरल में जाएगा प्रकाश तो उसका अपवर्तन क्या होगा, मतलब उसमें क्या चेंजेस होते हैं उसके अपवर्तन में, जब उसका मार्ग विचलित होता है तो क्या उस पर प्रभाव पड़ता है, यही समझना है हमें। ठीक है, तो जब प्रकाश सघन माध्यम से, ठीक है, विरल माध्यम में जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो जो इस पे हम लोग अभिलंब खींचते हैं ना ऐसे, इससे क्या होता है, वो थोड़ा, जैसे सघन माध्यम से आया तो वो थोड़ा दूर हट जाएगा। क्या होगा? दूर हट जाएगा। ठीक है, कब? जब सघन माध्यम से किस में आएगा? विरल माध्यम में। ऐसी का अपोजिट, जब विरल से,
क्या है, जब विरल से कहाँ जाए, सघन में जाए, सघन में, ये माध्यम 1 है, ये 2 है। तो जब प्रकाश विरल से कहाँ जाए, सघन में, तो क्या होती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है, दोनों कंडीशनों में अंतर देखिए। देखिए, जब प्रकाश सघन से विरल में आ रही है तो जो अभिलंब इस पे खींच रहे हैं, ठीक है, जो नॉर्मल हम लोग खींच रहे हैं, इसे क्या हो रही है, दूर हट रही है प्रकाश। और यही जब विरल से सघन में आ रही है तो अभिलंब के पास आ रही है। ठीक है, तो इसमें यही विचलन होता है। तो यही समझना है प्रकाश के अपवर्तन में कि पहले तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो वो अपने मार्ग से विचलित होता है, जिस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दो माध्यम होते हैं, सरल और विरल। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है, और जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में आता है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाता है। ये दो बात याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, और देख लेते हैं अपवर्तन के नियम। जैसे प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम था, उसी तरह प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम हैं, जिसमें से एक नियम तो जैसे प्रकाश का परावर्तन का है, वैसे ही पहला नियम जो है अपवर्तन का वही सेम है। ठीक है, और क्या है वो तो बता दे रहे हैं हम। देखिए, हम लोगों ने इसका नियम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन में हम लोग पढ़े थे कि आपतित किरण उसमें परिवर्तन हो रहा था तो परावर्तित किरण कहते थे, लेकिन यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है तो क्या बोलेंगे, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और अभिलंब अभिलंब क्या होते हैं, तीनों जो होते हैं एक ही पॉइंट पे होते हैं। क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पे होते हैं। जैसे हमने बताया ना, ऐसे प्रकाश ये आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से इस पे अभिलंब हम लोग ड्रॉ कर दे रहे हैं, और यहाँ से इसका ऐसे अपवर्तन हो जा रहा है। तो ये जो आपतित किरण है और ये जो अपवर्तित किरण है, ये है आपकी आपतित किरण, ये है आपका अपवर्तित किरण, और ये है आपका अभिलंब। तीनों जो हैं क्या है, एक ही बिंदु पे होते हैं। ये हमारा पहला नियम कहता है, जो कि प्रकाश का परावर्तन का भी नियम है कि उसमें जो आपतित किरण है, अपवर्तन की जगह पे परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पे होते हैं। ये जो दोनों नियम है सेम है, बस उसमें परावर्तित किरण हो जाती है और इसमें अपवर्तित किरण हो जाती है। बात समझ में आई है। दूसरा नियम इसका जो कहता है कि जो अपवर्तन कोण है, आपतन कोण है I और जो अपवर्तन कोण है R, ठीक है, तो आपतन कोण की जया मतलब साइन I, ठीक है, और अपवर्तन कोण की जया मतलब साइन R का जो अनुपात होता है वह नियतांक के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। ये हमारा दूसरा नियम है, और इसी नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। यानी जो प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और स्नेल का नियम यही कहता है कि अपवर्तन कोण की जया और आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात होता है वह नियतांक के बराबर होता है। बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे माध्यम ये पहला है और ये 2 है, 2 माध्यम है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसी नियतांक को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक ही बोलते हैं। यानी इस नियतांक को ही हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक। इसको ऐसे डिनोट करते हैं 1 और 2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ऐसे इसको डिनोट ऐसे पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। तो स्नेल का नियम यही कहता है कि जो साइन I होता है, अर्थात
आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो नियतांक के बराबर होता है, और उस नियतांक को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आपको और आगे बताते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ने से थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं अपवर्तनांक के बारे में। ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक तो बता ही दिया, जो नियतांक होता है उसे अपवर्तनांक बोलते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? सापेक्ष अपवर्तनांक तो वही मैंने बताया था ना, दो माध्यम है या दो से अधिक माध्यम है, तो किसी अब दोनों का कंपेयर करेंगे, यानी किसी माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग क्या बोलते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक। और इसको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए 1 और 2 है, यानी ये पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है, हमें दिखाना है पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक दिखाना है। ठीक है, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक दिखाना है, तो उसको लिखेंगे ऐसे, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, या इसी को दिखाना हो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। तो ये हो गया, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसी तरह आपके कई माध्यम हों, ठीक है, जितने भी माध्यम हो उनका एक दूसरे के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसका अगर मल्टीपल हम लोग निकालते हैं तो उसका मान 1 आता है। कितना आता है? 1। जैसे मान लीजिए मैंने इस दो माध्यमों को निकाला, तो इन दोनों का हम लोग गुणा करेंगे, यानी 2n1 इंटू 1n2 निकालेंगे, तो उसका मान कितना आएगा? 1 के बराबर आएगा। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, यानी दो माध्यमों का सापेक्ष जो अपवर्तनांक है, यदि उनका जैसे दूसरे माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो, तो उन दोनों का गुणा करेंगे तो 1 के बराबर होगा। बात समझ में आई है? इससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसे मान लीजिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक दे दिया हो और पूछे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें, तो यहाँ से निकाल सकते हैं 1n2 = 1/2n1, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं उसका मान। ठीक है, तो ये सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, यानी किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसे हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। बात समझ में आई है? थोड़ा हम लोग अपवर्तन का कारण समझ लेते हैं कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है ये इसका मेन रीजन क्या है। ठीक है, क्या मेन रीजन क्या है? तो इसका रीजन यही है कि जो प्रकाश होता है जब अलग अलग माध्यमों में जाता है तो ये भिन्न भिन्न हो जाता है। ठीक है, यानी प्रकाश का अलग अलग माध्यमों में जाना ही भिन्न भिन्न कहलाता है, यानी भिन्न भिन्न होना ही प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। ठीक है, यानी जैसे जैसे ये अलग अलग माध्यमों में जाता है उसकी चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, तो यही कारण है अपवर्तन का मेन, कि अलग अलग माध्यमों में यानी भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का भिन्न भिन्न होना ही अपवर्तन का कारण है आपका। बात समझ में आई है? चलिए थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, इसको मिटाते हैं। क्या? वायुमंडलीय अपवर्तन। बात समझिएगा, बहुत सिंपल है। जैसे जो हम लोग का एटमॉस्फेयर है, यानी जो वायुमंडल है, ये पृथ्वी है। ठीक है, चलिए पृथ्वी है और इसके आसपास क्या है? ये वायुमंडल है। तो आपने पढ़ा है कि वायुमंडल में भी परतें हैं। ठीक है, वायुमंडल में भी क्या है? परतें हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे परतें हैं। तो जो प्रकाश आता है, ठीक, तो ये जो परतें बनी हैं इनके अलग अलग घनत्व के आधार पे, जैसे ये जो है इसका घनत्व कुछ और होगा, इसका घनत्व कुछ और होगा, ऐसे अलग अलग लेयर बना लिए इनके घनत्व अलग अलग होने से। तो जब प्रकाश अब यहाँ पे लेयर बन गया है, ठीक है, यानी ये माध्यम है, एक ये माध्यम है, तो इसका लेयर बन गया है। तो जब प्रकाश आएगा तो इससे क्या होगा? इसका अपवर्तन होगा ऐसे ऐसे। ठीक है,
तो इन्हीं यानी जब हम लोग का जो वायुमंडल है इसमें भिन्न भिन्न परतें बनी हुई है, यानी वायुमंडल का भी हम लोग वर्गीकृत किए हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, अयान मंडल, बहिर्मंडल, मध्य मंडल, ओजोन परत है ना सब। तो ये जो है इनके मतलब कुछ डिस्टेंस पे जाने के बाद फिर एक लेयर बनती है, जिसके बाद कोई और माध्यम हो जाता है, यानी उसका इसका घनत्व उसका घनत्व अलग अलग होता है। तो जब प्रकाश आता है तो जैसे इन लेयरों से इसका अपवर्तन होता है, यानी आगे चलता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है, यानी कुछ अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन ही कारण है जिससे हमें रात में जो तारे हैं, ठीक है, तारों का टिमटिमाना, ये क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन वही रीजन है कि जो हमें तारे दिखाई देते हैं टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? अपवर्तन के कारण ही। वो भी कौन से? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि तारे का टिमटिमाना कारण है अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है, ए बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आप बोलेंगे दोनों, ठीक है। अपवर्तन उसमें से मार दीजिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हमारे तारे क्या दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे पूर्व आंतरिक परावर्तन। और एक और बात, तारे ही टिमटिमाने नहीं, जो शाम और सुबह को जो सूर्य की लालिमा दिखाई देती है वो भी क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन का ही उदाहरण है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझिएगा ये क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ना है तो समझिएगा पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने से पहले, ठीक है, कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, तो जैसे जैसे ये प्रकाश जा रही है, इस पे नॉर्मल है, ठीक है, तो ये दूर कुछ हटेगी, ठीक। तो जैसे जैसे हम लोग जो अपवर्तन आपतन कोण है आई, ठीक है, आई का मान बढ़ाते हैं तो क्या होता है? आई का मान ऐसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये जो अपवर्तन कोण है इसका भी मान क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। जैसे जैसे इसका मान इधर बढ़ाएंगे इसका मान इधर होता जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को समझिएगा। कोई आपसे पूछे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, कैसे होता है, तो आप बताइएगा कि जब देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के लिए यह जरूरी होना चाहिए, एकदम नेसेसरी होना चाहिए कि जो प्रकाश हो वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। कहाँ जा रही हो? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना अनिवार्य होता है, तभी आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। न कि अगर विरल से सघन में जाएगी तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आई है? तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए कि जो प्रकाश है, प्रकाश सघन से किधर जाए? सघन से विरल माध्यम में जाए, विरल माध्यम में जाए। ये हमारी पहली कंडीशन है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने की, ठीक है। दूसरी क्या है कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाए तो यदि हम लोग आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, आपतन कोण का मान बढ़ाने पर क्या होता है? अपवर्तन कोण का भी मान क्या होता है? बढ़ता है। अपवर्तन कोण का मान क्या होता है? बढ़ता है। यानी आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे देखिए, जैसे जैसे इधर बढ़ाएंगे वैसे इसका भी मान बढ़ेगा, ठीक। फिर एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि ये जो पृथ्वीकारी तल है, अब ये प्रकाश इसी पे ऐसे गुजरेगी, यानी जो दोनों माध्यमों का, समझिएगा, जो दोनों माध्यमों का मेल, यानी जहाँ पे संधि हो रही है, यानी जो पृथ्वीकारी तल है दोनों माध्यमों को बांट रहा है, ऐसे जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे
अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये जो पृथकारी तल है इसी से होकर ये प्रकाश ऐसे गुजर जाएगी। तो इस कंडीशन में ये जो विरल माध्यम में जो कोण बनता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। तो आप बताएंगे क्रांतिक कोण की परिभाषा यदि कोई पूछे आपसे तो बताएंगे कि विरल माध्यम में बना वह आपतन कोण, ठीक है, विरल माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण हो उसका मान कितना हो? 90 डिग्री हो। यानी जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं ना, ऐसे इतना किए फिर इतना किए फिर इतना किए, तो ये जो थीटा एंगल है इसके लिए यहाँ पे देखिए आपतन कोण क्या हो जा रहा है, पूरा यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए ये पृथकारी तल से ऐसे चला जा रहा है, 90 का बना दे रहा है। तो इस कोण को बोलेंगे आप क्या? क्रांतिक कोण बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? इस कोण को क्रांतिक कोण बोलेंगे। तो परिभाषा बताएंगे कि सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना हुआ अपवर्तन कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। उस आपतन कोण को हम लोग बोलते हैं क्रांतिक कोण। बात समझ में आई? बात यहीं पे नहीं खत्म होती है, पूर्णांतरिक परिवर्तन हमें समझना है ना। तो यहां से एक बात हुई, क्रांतिक कोण के बारे में आपने समझा, क्रांतिक कोण क्या होता है। तो जैसे जैसे आप माने बढ़ाया तो ये इससे तल से होकर क्या हुई? सीधी निकल गई। लेकिन जैसे ही और इसका मान बढ़ाएंगे तो ये क्या होगी कि मान लीजिए इधर से ही प्रकाश जा रही है ना, तो ये क्या होगी? फिर इसी माध्यम में क्या होगी? ऐसे परिवर्तन हो जाएगी। यानी इसी माध्यम में गई और इसी माध्यम में आ गई। तो भाई जिस माध्यम से जाती है और उसी माध्यम में लौट आती है, इसी से हमें परिवर्तन ही कहते हैं ना। क्या बोलते हैं? परिवर्तन ही बोलते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक का नाम है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। यानी जैसे जैसे हम लोग सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है, एक ऐसा कंडीशन आता है कि जब आपतन कोण का बढ़ाते बढ़ाते मान बढ़ा लेते हैं तो जो अपवर्तन कोण है वो प्रकाश आपतित न होकर जिस माध्यम से गई होती है उसी माध्यम में वह लौट आती है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन मतलब प्रकाश ऐसे गई इसी माध्यम में लौट आई, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्या जरूरी है? प्रकाश सघन से कहाँ जाए? विरल माध्यम में। जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। तो जो आपतन कोण का मान हो, ठीक है, यानी पहला तो कंडीशन हो गया नेसेसरी ये वाला, और जो थर्ड मैं बता रहा हूं एक ये नेसेसरी है कि जो अपवर्तन कोण हो, ठीक है, अपवर्तन कोण इसका मान क्या हो? 90 अंश से ज्यादा हो। क्योंकि देखिए जब 90 अंश पे हो रहा है तो पृथकारी तल से ही निकल जा रहा है, और जैसे 90 अंश से इसका मान ज्यादा हो रहा है तो जिस माध्यम से गई है उसी माध्यम में लौट जा रही है। तो ये जो तीसरा नियम मैंने बताया और ये जो पहला, ये दोनों नेसेसरी है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए कि प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए और जो अपवर्तन कोण हो उसका मान 90 से ज्यादा होना चाहिए। तब जो होती है प्रकाश का क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जिस माध्यम से गई होती है उसी माध्यम में वैसे ही घूमती रहती है। इसका उदाहरण है आपका हीरे का चमकना। हीरे का चमकना क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, क्योंकि हीरा आपका सघन है और जैसे उसमें लाइट आप थोड़ा जैसे हीरा चमकता रहता है। क्यों? क्योंकि जब उसमें प्रकाश जाता है तो मान लीजिए जैसे सघन में गया, विरल से सघन में गया, अब जैसे वो सघन से विरल में निकलना चाहेगा तो उसमें क्या होता है? ये घटना हो जाती है, आपतन कोण का मान इतना बढ़ जाता है कि वो प्रकाश पुनः उसी हीरे के अंदर ही क्या होती है? उसी में रिफ्लेक्टिव, उसी में परिवर्तित होती रहती है, जिससे हीरा चमकता हुआ आपको दिखाई देता है। फिर आपकी जो शीशे होते हैं जो मतलब थोड़ा सा ब्रेक कर जाते हैं, यानी थोड़ा सा उसमें दरार आ जाती है तो वो भी चमकते हैं आपको। वो भी क्या है? प्रकाश का पूर्णांतरिक परिवर्तन का उदाहरण ही है आपका, ठीक है। यानी टूटे हुए जो कांच होते हैं, क्रैक हुए, उनका चमकना किसका उदाहरण है? पूर्णांतरिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। बात समझ में आई है? आगे देखते हैं प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है? इसको मिटाएं, पढ़ते हैं प्रकाश का
विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, तो जब प्रकाश को किसी पतले प्रिज्म से, किससे, पतले प्रिज्म से किसी प्रकाश को जब गुजारते हैं, ठीक है, तो यह जब यह परिवर्तित होता है, अपवर्तित होता है, तो यह अपने 7 रंगों में बट जाता है। ठीक है, 7 रंगों में बट जाता है। यानी जो आपका सूर्य का प्रकाश होता है, जब इसको पतले प्रिज्म से गुजारते हैं, तो इसका ये जो होता है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का विक्षेपण। यानी सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है, यह अपने खुद के 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को ही विक्षेपण बोलते हैं। कब होता है ऐसा? जब उसको पतले प्रिज्म से गुजारते हैं, तो क्या होता है, वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का विक्षेपण बोलते हैं। जैसे इसका उदाहरण है आपका रेनबो, इंद्रधनुष प्रकाश का विक्षेपण का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी जब बारिश हुई होती है, देखिए जब भी इंद्रधनुष बनता है तो बारिश के समय ही बनता है। तो क्या होता है कि जो वायुमंडल में जल की बूंदें होती हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देती हैं, और जिससे जब प्रकाश गुजरता है तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जो आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो यही आपका प्रकाश का विक्षेपण, कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, जब किसी पतले प्रिज्म से गुजारते हैं तो अपने खुद के 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, और इसका जो क्रम होता है उसको याद करते हैं हम लोग विबग्योर से, यही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कि जो बैगनी होता है इसका ज्यादा अपवर्तन होता है, और ये जो रेड होता है इसका कम अपवर्तन होता है। ठीक है, तो इनके क्रम को इससे याद करते हैं विबग्योर से। ठीक है, किससे याद करते हैं, विबग्योर से। तो इसको याद रखिएगा, इनका क्रम है, जो 7 रंग हैं उनके विभक्त होने का, वायलेट, ठीक है, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, और आर से रेड होता है आपका। ठीक है, ये वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, और ये रेड होता है। तो ये याद करने का इनका तरीका है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला आपका टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ना है हमें। तो देखिए, जब भी जो सूर्य के प्रकाश होते हैं, जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो वायुमंडल में अनेक छोटे छोटे धूल के कण हैं, जलवाष्प हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि उन कणों से टकराकर जो प्रकाश होता है वो अनेक दिशाओं में बिखर जाता है। ठीक है, अनेक दिशाओं में बिखर जाता है, और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। या ऐसे कह सकते हैं कि वायुमंडल में जो धूल के कण हैं, जब प्रकाश आता है तो वह उन्हें अवशोषित करके और पुनः मतलब उसको अलग अलग दिशाओं में फैला देते हैं। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसका आपका उदाहरण है आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश का नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना किसका उदाहरण है, प्रकाश का प्रकीर्णन का उदाहरण है। और क्या होता है कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, वह जो बैगनी रंग होता है, बैगनी रंग, उसमें क्या होता है, अधिक होता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, अधिक होता है। और लाल रंग का प्रकीर्णन, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, कम होता है। यही कारण है कि
हमें जो सूर्य होता है शाम यानी सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। क्यों? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही। क्यों? क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश जब क्षैतिज यानी जब क्षैतिज तक पहुंचता है, जब ढलने या उगने के समय होता है तो वो क्षैतिज होता है। उस समय क्या होता है कि जब प्रकाश आता है वायुमंडली में तो बैगनी रंग का अधिक प्रकीर्णन हो जाता है, यानी वो ज़्यादा फैल जाता है। लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिससे वह क्या होता है हमारी आंखों तक आता है, जिससे सूर्य क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। एक और कंडीशन होती है कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य भी क्या होती है? ज़्यादा होती है, जबकि बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? कम होती है। यानी तरंगदैर्घ्य की बात करें तो तरंगदैर्घ्य किसकी ज़्यादा होती है? तरंगदैर्घ्य जो होता है किसका अधिक होता है? तरंगदैर्घ्य किसका अधिक होता है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम होता है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि बैगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। बात समझ में आई है? तो यही कारण है कि आपको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं है, इसका क्या है? कारण है। बात समझ में आई है? चलिए, तो इतना नोट करिएगा। फिर हम लोग देखते हैं विवर्तन। विवर्तन क्या होता है? प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन समझिएगा, विवर्तन क्या होता है? तो देखिए, जब प्रकाश किसी छोटे छिद्र, जैसे मान लीजिए जब प्रकाश गमन कर रही है तो आगे कोई अवरोध आ रहा है, तो इसमें मान लीजिए कोई छोटा सा छिद्र हो, ठीक है, छोटा सा छिद्र हो, तो क्या होती है जब प्रकाश जाती है तो इन छिद्रों पे पड़ती है, छोटे छिद्रों पे अवरोध के, तो ये क्या होती है? कुछ अपने मार्ग से मुड़ जाती है, और इसी घटना को क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवर्तन। तो बताएंगे कि विवर्तन कि जब प्रकाश तरंगे किसी छोटे छिद्र या अवरोध से टकराती हैं तो उनके तीक्ष्ण किनारों से कुछ मुड़ जाते हैं, और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन। बात समझ में आई? तो प्रकाश का विवर्तन यही है कि जब प्रकाश किसी छोटे छिद्र या अवरोध के तीक्ष्ण किनारों पे पड़ते हैं तो क्या होते हैं? अपने मार्ग से कुछ मुड़ जाते हैं, और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। ठीक है, आगे आपको कुछ फार्मूले दिखा दिए जा रहे हैं अपवर्तन से। ठीक है, अपवर्तन से रिलेटेड आपको फार्मूले दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पे, उसको नोट कर लीजिएगा। और आगे देखिए, प्रकाश के विभिन्न प्रक्रमों के व्यवहारिक उदाहरण आपको इसको भी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, और मैं पढ़ के सुना भी रहा हूँ, देखते रहिए और सुनते रहिए। कह रहा है कि हम दर्पण में अपने आप को देख पाते हैं क्योंकि दर्पण प्रकाश का प्रवर्तन करता है। यानी हम अपने चेहरे को देखने के लिए, मैंने शुरू में ही बताया था कि परिवर्तन के कारण ही हम अपने आप को देख पाते हैं। जैसे दर्पण सामने रखते हैं तो प्रकाश क्या होता है? हमारे चेहरे पे आता है, चेहरे से जाता है दर्पण पे, फिर दर्पण से हमारी आंखों में आता है, जिससे हम अपने को आप को देख पाते हैं। तो ये किससे संभव है? तो प्रकाश के परिवर्तन से संभव है। सेकेंड देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। मैंने बताया वायुमंडलीय परिवर्तन, इसी के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। कह रहे कि द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है क्योंकि यह प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण है। और जल में हम लोग कोई छड़ डालते हैं तो वो जो तिरछा दिखाई देती है वो भी किसका उदाहरण है? अपवर्तन का ही उदाहरण है। ठीक है, कह रहा कि रेगिस्तान में मरीचिका, जल में चमकदार बुलबुले, हीरे का चमकना इत्यादि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है, जो कि हम लोगों ने पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पढ़ा उस समय समझा। कह रहा प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है का उपयोग डॉक्टरों द्वारा एंडोस्कोपी में किया जाता है। ठीक है, एंडोस्कोपी में किया जाता है, कोई चीज़ होगी मुझे पता नहीं है। ठीक है, एंडोस्कोपी क्या होता है हमें नहीं पता है। आगे देखिए,
कह रहा है कि खतरे के निशानी लाल रंग के बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य क्या होती है, अधिक होती है, जिससे लंबी दूरी तय करती है। इस कारण जो सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है, वो काफ़ी लंबी दूरी तय करते हैं, ठीक है ना, वो बहुत दूर तक जाते हैं जिससे लोग उसे आसानी से देख पाते हैं। इस कारण जो सिग्नल्स होते हैं रेड होते हैं। और क्या होता है कि इसका प्रकीर्णन भी कम होता है। हाँ भाई, इसका प्रकीर्णन भी कम होता है, यानी ये फैलाव भी कम होता है इसका, इसलिए यह इसका प्रयोग हम लोग सिग्नल्स में करते हैं, ठीक है। और देखिए कह रहा कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है तथा फैलता है। यानी जो नीला रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, अधिक होता है प्रकीर्णन, जिसके कारण जो हमारा आकाश होता है वो क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। फिर कह रहा है वर्षा के मौसम में इंद्रधनुष दिखाई देती है जो कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है, जिसमें प्रकाश का अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटनाएं भी शामिल हैं, ठीक है। ये दोनों शामिल होती हैं और यह किसके कारण होता है, तो वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, ठीक है। इंद्रधनुष का बनना, रेनबो जो आपको आसमान में दिखाई देती है वो भी कब दिखाई देती है, बरसात के मौसम में ही दिखाई देती है। आगे लगी गर्मियों में सफ़ेद वस्त्रों का उपयोग अधिक किया जाता है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा के अच्छे परिवर्तक व काले वस्त्र ऊष्मा के अवशोषक होते हैं। यानी गर्मियों के दिनों में हम लोग व्हाइट कपड़े पहनते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो प्रकाश का परिवर्तन कर देते हैं अधिकतर, और जो काले वस्त्र होते हैं वो प्रकाश का अपवर्तन क्या करते हैं, अवशोषक कर लेते हैं, अवशोष कर लेते हैं, यानी उसे सोख लेते हैं। और जबकि सफ़ेद वस्त्र क्या करता है, उसका परिवर्तन कर देता है, ठीक है। कुछ हम लोग थोड़ा फार्मूले समझ लेते हैं जो हमने आपको नहीं बताया, और वो फार्मूले हैं आपके अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। प्रकाश की चाल में संबंध मतलब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसके चाल पे क्या प्रभाव पड़ेगी, तो आपको कैसे निकालेंगे, तो होता है अपवर्तनांक n बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात बोलते हैं उसे, ठीक है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। इसे क्या करेंगे कि यदि आपको जैसे द्रव में प्रकाश की चाल निकालना है, यदि आपको द्रव का अपवर्तनांक मालूम है, कितना होता है द्रव का अपवर्तनांक, आपका जो जल का अपवर्तनांक होता है कितना होता है 1.33, ठीक है, 1.33 आपको दिखा दिया जा रहा है, कांच, जल, हीरा, उसके अपवर्तनांक आपको दिखा दे रहे हैं, स्क्रीन पे देख लीजिए और नोट कर लीजिए। और दिखा भी दे रहे हैं आपको जैसे जल में, कांच में, अन्य द्रव में, यानी अन्य पदार्थों माध्यमों में प्रकाश की चाल कितनी होती है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। यदि पेपर में आ जाए तो आप आसानी से उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको स्क्रीन पे दिखा दिया जा रहा है, इसको भी नोट कर लीजिए। और हाँ, मेन बात ये कि यदि आपको माध्यमों की चाल मालूम, अरे माध्यमों का अपवर्तनांक मालूम है तो आप किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपवर्तनांक रखिए उस माध्यम का, निर्वात में प्रकाश की चाल जानते हैं, इन सब लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और यहाँ से आप माध्यम में प्रकाश की चाल निकाल सकते हैं। ये भी पता है, ये भी पता हो जाएगा, तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक ये फार्मूला हो गया। एक होता है अपवर्तनांक और गहराई में संबंध, गहराई में संबंध, तो ये भी वही है, n बराबर वास्तविक गहराई बटे में होता है काल्पनिक गहराई या आभासी गहराई, काल्पनिक गहराई। यानी आप लोग देखे होंगे कि जब वस्तु जल में डूबी होती है और यदि आप उसको देखेंगे तो लगेगा कि कुछ ऊपर से दिख रही है, यानी जो उसकी वास्तविक गहराई है उस वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है आपको जल में। तो उसी की लंबाई, यदि आपको आभासी लंबाई, आभासी गहराई निकालना हो
तो अपवर्तनांक जल का, जैसे जल का निकालना हो तो अपवर्तनांक होता है 1.33। यदि वास्तविक गहराई मालूम हो कि हाँ भाई जो बाल्टी है या इतने मीटर गहरी है और जल का अपवर्तनांक कितना है, तो जो काल्पनिक गहराई, ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना है। गहराई से संबंधित अपवर्तनांक और गहराई में ये संबंध है कि n बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। यानी जो आपको उठा हुआ प्रतीत होता है उसकी गहराई निकालना हो तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। और ये फार्मूला किसके लिए, तो प्रकाश की चाल ज्ञात करने के लिए, यानी प्रकाश और अपवर्तनांक में संबंध है। और एक और संबंध याद कर लीजिए आप लोग, किसमें, तो अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में। क्रांतिक कोण में क्या होता है, n बराबर होता है 1/sin c। c क्या है, क्रांतिक कोण है। तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग इतना नोट कर लीजिए, और जो फार्मूले आपको दिखाए गए हैं उसमें से ये फार्मूले हैं, और इनको मैंने बता भी दिया, और जो फार्मूला आपको स्क्रीन पे दिखाया गया था उसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि जितने भी वीडियो हम लोग अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो इसके जो आगे टॉपिक्स हैं, लेंस हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। लेंस, मानव नेत्र और प्रकाशिक यंत्र, दूरदर्शी, ये जो हैं, ये जो टॉपिक्स हैं 4, इसको अगले वीडियो में हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लेसन थोड़ा बहुत लंबा बन गया है, 3 लेसन इसमें इंक्लूड कर रहा है, इसलिए थोड़ा लेट लग रहा है, ठीक है। इसको मतलब जैसे ये ख़त्म हुआ, इसकी जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म होने में ज़्यादा देर नहीं लूँगी, उसको 2 वीडियो में ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे, विद्युत धारा और इसके प्रभाव पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में लेंस, मानव नेत्र और खगोल दूरदर्शी प्रकाशिक यंत्र के साथ, ठीक है। उसको अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।